हेलो एवरीवन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आज हम लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, डैट वाज रेनफॉल एस्टिमेशन। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड लेट अस नाउ बिगिन विद दिस रेनफॉल एस्टिमेशन। तो हमने लास्ट क्लास में रेन गेजेस के बारे में बात करी थी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज की बात करी थी, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज चाहिए होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करी थी। वन टॉपिक वॉज रिमेनिंग, दैट वॉज द डिफरेंट अदर मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन मेथड्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। दैट इज द टेलीमेट्रिक रेन गेज, ओके, देन देयर इज रडार मेथड एंड देन देयर इज सैटेलाइट टेक्निक। तो टेलीमेट्रिक रेन गेज की यदि मैं बात करूँ तो दिस इज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डेटा, दे ट्रांसफर द रेनफॉल डेटा टू द बेस स्टेशन। जहाँ पे भी रेन गेज इंस्टॉल है वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है बेस स्टेशन पे और वहाँ पे मेजर कर लिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ टेलीमेट्रिक रेन गेज कैन बी यूज्ड इन द इनएक्सेसिबल एरियाज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, thereby it is a recording type of rain gauge. If we talk about the radar method, this is one of the modern methods which has come into existence. For observing the heavy rainfall, the wavelength of 10 centimeter is used, and for the light rainfall, okay, 5 centimeter wavelength is used. It can cover as much as 1 lakh kilometer square area. But अगर आप rain gauge की बात करते हैं तो that is very much limited area that it can measure. वो आपने देखा ही था कि जब हम प्लेन एरिया की बात कर रहे थे तो वन स्टेशन वॉज वॉट, वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो दिस वॉज द एरिया दैट वॉज बीइंग कवर्ड बाय वन रेन गेज। तीसरा टेक्निक जो है यहाँ पे दैट इज अ सैटेलाइट टेक्निक। हेयर इमेजेस बाय सैटेलाइट आर सेंट टू द कंट्रोल स्टेशन। ओके, सो विद दीज थ्री मेथड्स यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द प्रेसिपिटेशन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि रेन गेज होता है उसी तरीके का एक स्नो गेज भी होता है। ओके, दैट विल बी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ स्नो दैट इज बीइंग फॉलन। हम जहाँ पे अभी मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी की, तो यूपी में रेन गेज की ज़रूरत है, यहाँ पे स्नो गेज की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इन दैट प्लेस और इफ़ यू से मच हायर, है ना, लेह लद्दाख वाला जोन है, सो इन दैट केस यू विल बी ट्राइंग टू गेट देयर अ स्नो गेज so that it can measure the snowfall that is being happening there. Now let us talk about the estimation of missing data. अगर मैं क्या कहता हूँ कि what is there, let us see here. First of all, at times it may not be possible to measure the rainfall at a particular station X, है ना। मैंने एक रैंडम मान लिया है कि X स्टेशन है, ड्यू टू absence of the observer or instrument failure or any other reason, है ना। there can be n number of reasons which can be there. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इफ़ दिस इज़ दैन एंटायर एरिया, जिसका एरिया है कुछ ए, अगर मैं कहता हूँ कि एक रेन गेज ये है, दूसरा ये है, थर्ड इज़ दिस वन एंड फोर्थ इज़ दिस वन, तो यहाँ पे 4 रेन गेजेस आपको दिख रहे हैं। इन 4 रेन गेजेस की अगर मैं बात करूँ तो किसी कारणवश लेट से चौथे वाले में एक साल यहाँ पे आप रेनफॉल मेजर नहीं कर पाए, लेट से वो ख़राब था, आप उसको सही करवाने भी नहीं जा पाए। ओके, आप डिपार्टमेंट गए बट सही नहीं करवा पाए, देन व्हाट विल हैपन, इन 3 पे तो रेनफॉल मेजर हो रही है बट इस चौथे वाले पे रेनफॉल मेजर नहीं हुई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड आउट द रेनफॉल एट दिस जोन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द मिसिंग डेटा। तो इन दैट केस व्हाट विल बी हैपनिंग, प्रेडिक्शन ऑफ द मिसिंग रेनफॉल डेटा इज डन बाय यूजिंग द डेटा फ्रॉम द नियर बाय मेजरिंग स्टेशंस। मतलब कि अगर हमें इस फोर्थ स्टेशन, इस चौथे नंबर वाले स्टेशन के लिए निकालना है तो हम किसका डेटा यूज़ करेंगे, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, टू फाइंड आउट द डेटा फॉर द फोर्थ मिसिंग रेनफॉल गेज। तो वहाँ पे रेन गेज जो मिसिंग है उसके लिए हम वहाँ पे विल बी मेजरिंग। नाउ लेट अस सी व्हाट इज टू बी डन। फ्यू स्टेशंस close to problematic station are selected and their rainfall values are noted as P1, P2, P3 and so on till Pn, जितने भी नंबर ऑफ रेन गेज आपके पास है वहाँ पे। ओके, जैसे अगर मैंने आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वहाँ पे आपसे मैंने कितनी बात करी, 4 रेन गेज की, जिसमें आपका एक रेन गेज खराब था, बाकी 3 जो नेबरिंग वाले हैं वो सही चल रहे थे। तो वील बी यूजिंग दीज 3 रेन गेजेस। ओके, तो उनका डेटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। Px इज द मिसिंग रेनफॉल डेटा दैट नीड्स टू बी एस्टिमेटेड। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द दिस Px, ये हमें नहीं पता है बट हमें P1, P2, P3 ये हमारे पास डेटा दे रखे हैं, ये हमारे पास रेन गेज सही थे, सही कंडीशन में थे, वर्किंग कंडीशन में थे, बट ये हमें Px नहीं पता है। तो अब इसी Px को हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे। नाउ लेट अस सी अनदर थिंग, देयर इज वन मोर टर्म दैट इज द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। लेट N1, N2, N3 and so on till Nn
बी द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज। अभी तक मैंने बात करी थी वो पी की बात करी थी, अब मैंने एक और टर्म यूज़ किया है, क्या यहाँ पे यूज़ किया मैंने एन का। ओके, दिस इज द एन वैल्यू। द नॉर्मल annual precipitation is the average precipitation for a day, month or an year or any other time interval whatsoever on the basis of last 30 years data। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए 20 साल का डेटा यूज़ करते हैं तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एरर। 30 साल का डेटा यूज़ करते हैं तो एरर कम हो जाएगी, 40 साल का डेटा यूज़ करते हैं तो एरर और कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट। तो हमने पिछले 30 साल का डेटा हमने यूज़ किया और वहाँ से हमने नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द 30 ईयर्स डेटा इज केप्ट इंटैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, लेट से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे 2019 में एन की वैल्यू चाहिए, तो मैं कौन सा डेटा यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा पिछले 30 साल का डेटा। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि 2018 तक का डेटा यूज़ कर लूँ, कब से 1988 से 1988 then 98 2008 एंड 2018, ठीक, तो मैं ये यूज़ कर लूँ। बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए लेट से अगर आपको अब 2018 के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे कि 1987 से लेके 2017 तक कर लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि आप हर साल थोड़ी डेटा आप मेजर कर रहे होगे। वॉट इज़ टू बी डन इज़ दिस, अगर आपको लेट से 2019 के लिए करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्डेड डेटा था 1980 से लेके 2010 तक का, ये 30 साल का जो आपके पास डेटा था उसको ही आप यूज़ करेंगे। और ये जो 2010 तक का डेटा है आपके पास, इस डेटा को आगे आने वाले 10 सालों तक के लिए, लेट से 2011 में निकालना है, 2012 में निकालना है, टिल 2020 आप इसी डेटा को यूज़ कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, यही बात, द 30 ईयर्स डेटा इज केप्ट इंटैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसी डेटा को आप यूज़ कर रहे होगे अगले 10 सालों के लिए। जैसे ही 2021 आता है तो आप क्या करेंगे, अब 2021 में आपको अगर डेटा मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आप डेटा सेट आपका चेंज हो जाएगा। अब आप 1990 से लेके 2020 तक का आप डेटा यूज़ करेंगे। ओके, दीज आर द 30 ईयर्स दैट यू हैव टू यूज़ नाउ फॉर 2021। अब यही चीज़ अगर आप देख लीजिए 2025 के लिए आपको अगर निकालना पड़ेगा तो वी विल बी यूजिंग दिस डेटा सेट, ना कि ये वाला डेटा सेट। ओके, 2025 के लिए आप कौन सा डेटा यूज़ करोगे, ये वाला। सो दिस इज द वे दैट यू एस्टिमेट द मिसिंग डेटा। दो मेथड्स हैं इसके, क्या क्या दो मेथड्स हैं, लेट अस सी हियर, अरिथमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड्स इन ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज। आप कहीं पे भी पढ़िए, आप चाहे मैथ्स में पढ़िए, फिजिक्स में पढ़िए, कहीं पे पढ़िए, जब भी आपका अरिथमेटिक मीन की बात आएगा, इट इज़ द मोस्ट सिंपल मेथड। ओके, लेट अस सी हियर द फर्स्ट मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड। इन दिस केस व्हाट हैपन्स, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, दिस इज द एरिया ए, जहाँ पे रेनफॉल नंबर 1, रेन गेज नंबर 2, रेन गेज नंबर 3, दीज आर द और नंबर 4। ये 4 वाला का लेट से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेन गेज खराब हो गया है, तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे यहाँ का डेटा नहीं पता है और मैंने इस डेटा को क्या जूम किया, Px से जूम कर लिया। बट मुझे बाकी 1 2 3 जो रेन गेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, मुझे इनका डेटा तो पता है। वो डेटा क्या है, वो डेटा है आपका P1 रेनफॉल, P2 रेनफॉल और P3 अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की बारिश हुई, लेट से P2 में लेट से 80 सेंटीमीटर की बारिश हुई और P3 में लेट से 60 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तो वो डेटा हमें पता है। बट हमें जो चौथा स्टेशन था, यहाँ पे मेरा रेन गेज खराब था। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ का डेटा मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अरिथमेटिक मीन से निकालूंगा। मीन निकालना मतलब क्या हुआ, सिंपल आपको एवरेज ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मिसिंग रेनफॉल Px एट स्टेशन X इज सिंपल अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द रेनफॉल एट नियर बाय स्टेशंस। और जो नियर बाय स्टेशंस होते हैं, इनको हमने नाम दिया है क्या, इंडेक्स स्टेशंस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इफ इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम यू व्हाट इज़ एन इंडेक्स स्टेशन, तो जो भी आसपास वाले एरियाज होते हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हो, है ना, इन द कैलकुलेशन ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द मिसिंग डेटा, इन दैट केस यू विल बी सेइंग दोज आर द इंडेक्स स्टेशन। तो Px की वैल्यू विल बी व्हाट, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन टिल n नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस अपॉन द n वैल्यू। Okay, so this is the arithmetic mean method. Now there are some important condition, कब आप लगाएंगे इसको, कब ये effective रहेगा, let us see this now. This method is used only when, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, only when the normal annual rainfall of the missing station is within 10% of the normal annual rainfall of the index station.
तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, n की बात कर रहा हूँ, ओके, n1, n2, ओके, n3, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे p1 या p2 की बात नहीं करी, मुझे इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। मैं इसको आगे न्यूमेरिकल जब बताऊँगा तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। अभी यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे हम नॉर्मल एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे हैं, ना कि जो वहाँ पे उस समय की बारिश है, दैट इज़ द p1 और p2 और p3। डेटा ऑफ एटलीस्ट 3 इंडेक्स स्टेशन इज अवेलेबल। एटलीस्ट 3 तो आपके पास होने चाहिए क्योंकि 2 ज़्यादा एरर प्रोड्यूस कर देगा इन द डेटा। थर्ड पॉइंट सी हियर, ऑल द इंडेक्स स्टेशन। ऑल द इंडेक्स स्टेशन मतलब कि जो भी आसपास वाले जो नेबरिंग स्टेशन हैं जिनका आपके पास डेटा मौजूद है, okay, all the index stations should be evenly spaced around the missing station and as close as possible. So these are the few things that you have to keep in mind while you have to apply the arithmetic mean method. अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल रेशियो मेथड की, तो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, हियर द रेनफॉल PI of the surrounding index stations are weighed by the ratio of normal annual rainfall by using the following rainfall. यानी कि this P and this N. Okay, so you have to take the ratios of P and N, okay, and this will be the deciding factor in calculation of what, Px, that is the missing rainfall data. कैसा फॉर्मूला है ये, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो I can say it like this also, Px upon Nx is equal to what, 1 by N into what, sigma P by N, okay, जहाँ पे यहाँ सिग्मा में I is equal to 1 से लेके I is equal to n तक रहेगा। तो दिस इज द रेशियो Px अपॉन Nx। तो 30 ईयर्स डेटा तो आपके पास रहता ही है, तो आप यहाँ पे आपको Nx की वैल्यू आपके पास मौजूद रहेगी, बट दिस Px इज नॉट नोन टू यू विच यू विल बी डिटरमाइनिंग। सो दिस इज द एंटायर फॉर्मूला दैट इज गिवन टू यू। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये P बाई N का रेशियो है, ओके, एंड व्हेन यू टेक दिस N हेयर तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, like this, है ना, Px is equal to Nx upon N and this is the summation of P by N. तो this is a ratio method, okay, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, normal ratio method. Now see this, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आपने अरिथमेटिक मीन की बात करी तो वहाँ पे क्या कहा था कि नॉर्मल जो रेनफॉल है, जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है उसका वेरिएशन 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यदि होता है तब क्या करोगे आप, तब इन दैट केस व्हाट विल यू डू, यू विल बी यूजिंग दिस नॉर्मल रेशियो मेथड. So here the normal annual rainfall, that is n value of the index stations, differ more than 10% of the missing station. Okay, बताऊंगा अभी मैं आपको ये चीज़ in the numerical. Second point is data of at least 3 index stations is available. Okay, all index stations should be evenly spaced around the missing station and as closely as possible. तो ये दोनों points आपने पहले भी देखे थे when we talk about the arithmetic mean method, but the first point is the very much important point here. Let us see a few numericals here. A watershed has a 4 rain gauge station mentioned as A, B, C and D. During a storm what happens, rain gauge station A was inoperative. Okay, तो अगर मैं कहता हूँ कि this is the area, this is one rain gauge, another and another. तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, A है, B है, C है और D है. And during a storm rain gauge station A was inoperative. तो ये वाला जो है rain gauge was some under repair or anything, but A वाले ने measurement नहीं दिया, but B station and C station and D station which were surrounding the station A recorded rainfall of 49, 51 and 47 mm respectively. Okay, तो यहाँ पे उस समय की जो rainfalls थी वो आपको पता थी. Estimate the missing storm precipitation of the station A using arithmetic mean method. So what you will do? You will be simply doing what? Nothing. You will simply doing this thing. Px is equal to sigma Pi upon N. You will be adding Pb plus Pc plus Pd and you will be dividing by the number of stations, and the number of stations which you have the data for is N. So N is the number of index stations. Okay, index station. तो Pa comes out to be 49 mm. तो आप यहाँ से ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 49 mm आपके पास B का दे रखा था, 51 mm आपका दे रखा था फॉर द C स्टेशन एंड देन D स्टेशन का 47 mm दे रखा था, और जो आपको A निकल के आया वो क्या है, वो आपका दिस इज 49 mm. तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन मेथड. आगे हम चलिए बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे. A watershed has 4 main rain gauge stations A, B, C and D.
डेप्थ ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट दीज स्टेशंस आर 60, 75, 80 एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे आपको n की वैल्यू दे रखी है। ओके, द रेन गेज एट द स्टेशन C वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। अब रेन गेज एट द स्टेशन C वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो P वैल्यू है एट C पॉइंट पे वो आपके पास नहीं होगी, दैट विल बी मिसिंग देयर। द एनुअल रेनफॉल फॉर दैट ईयर, फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर was recorded for the remaining 3 stations as 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 60 एंड 70 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास जो डेटा दे रखा है, लेट अस गिव इट हेयर, राइट इट डाउन हेयर। तो यहाँ पे एक नॉर्मल एनुअल रेनफॉल की वैल्यू दे रखी है और फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर दैट रेनफॉल वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे PA इज 90, PB इज 60, PC यू डोंट नो, यू हैव टू डिटरमिन दिस वैल्यू एंड PD इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें सिंपली दो मेथड लगा सकते हैं। कौन कौन से, अरिथमेटिक मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। बट आपको पता करना पड़ेगा पहले कि क्या नॉर्मल जो एनुअल रेनफॉल आपको दे रखी है, क्या इसमें वेरिएशन 10% ज़्यादा है भी या नहीं है। तो लेट अस नाउ सी, सारे डेटा आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं। लेट अस सी हियर, यहाँ पे हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या कि हम नॉर्मल रेशियो मेथड लगाएंगे कि अरिथमेटिक मीन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम जब भी हम चेक करना होगा तो हम ये n वाले वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे कि n वाले वैल्यूज़ में कितना वेरिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी आपका स्टेशन अंडर कंसिडरेशन है, दैट इज़ दिस C, है ना। इसका आपको डेटा आपको यहाँ पे पता करना है। तो लेट अस सी, तो A और C में हम वेरिएशन देख लें, B और C में वेरिएशन देख लें और C और D में वेरिएशन देख लें। ओके, अगर एक में भी 10% से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इन दैट केस यू विल बी मूविंग ऑन एंड यू विल बी अप्लाइंग द नॉर्मल रेशियो मेथड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चेक इफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल शोज यू अ वेरिएशन ऑफ मोर देन 10% और नॉट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस डेटा को लिया और इसको लिया, ओके, एंड आई एम कंपेयरिंग इट विद दिस 80। तो मैंने क्या किया, 80 माइनस 60 एंड आई एम कंपेयरिंग इट विद व्हाट, द C रेनफॉल। तो अपॉन 80 into 100%, this comes out to be what, 25%, और ये 25% is greater than 10%, यानी वेरिएशन ज़्यादा है, यानी कि आप कौन सा मेथड लगाएंगे, नॉर्मल रेशियो मेथड। अच्छा ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो कि लेट अस चेक ऑल्सो दिस ऑल्सो, इन दोनों को भी चेक करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि एक भी डेटा अगर 10% से ऊपर हो जाता है तो आप क्या करोगे, यू विल बी अप्लाइंग दैट नॉर्मल रेशियो मेथड। अच्छा, अगर आप इन दोनों कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, 80 माइनस 75 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द दिस NC, ठीक, इंटू 100। तो दिस समवॉट कम्स आउट टू बी अराउंड 6.5%, है ना। इसी के आसपास कुछ वैल्यू यहाँ पे हो रही होगी और ये वैल्यू 10% से कम है। मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी डेटा, कोई भी कंपेरिजन कर लो आप, इसका मैंने कर लिया और वो 10% से ऊपर आ रहा है वेरिएशन, तो यू विल बी यूजिंग सिंपली द नॉर्मल रेशियो मेथड। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना कि ये 6.5 आ रहा है ना, ये 10% से कम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चेक करो सारे डेटा को, है ना। अगर आपका मान लो पहला वाला डेटा अगर आपका नहीं आता, दिस फर्स्ट डेटा इफ इट वुड हैव बीन लेसर दैन 10%, तब आप इसको चेक करते, फिर इसको भी आप चेक करते, है ना, विद रिस्पेक्ट टू C। चलिए आगे देखते हैं, हमें पता चल गया कि हमें अब कौन सा मेथड लगाना है, नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना है। तो हमने क्या किया, जो आपको फॉर्मूला आपके पास पता था, Px अपॉन Nx दैट इज इक्वल टू 1/n इंटू वॉट, सिग्मा P बाय N, ओके। यहाँ पे Pi हो जाएगा और Ni हो जाएगा। तो आपने क्या किया, Pa अपॉन Na, Pb अपॉन Nb, Pd अपॉन Nd। C का डेटा आपके पास नहीं था, वो आपने NC का वैल्यू था, बट PC की वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं पता थी। सो व्हेन यू पुट दीज वैल्यूज़ इन द इक्वेशन हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस रेनफॉल। तो जो 90, 60 और यहाँ पे PC की वैल्यू आपको नहीं दे रखी थी, यू हैव सिंपली फाउंड इट आउट एज 80 सेंटीमीटर्स। तो विद दिस वी हैव completed this estimation of rainfall by the use of two methods, that was the arithmetic and the second one was the normal ratio method. यहाँ पे था मिसिंग डेटा की बात। अब हम नए टॉपिक की जो बात कर रहे हैं, that is the average rainfall determination. Now let us see, यहाँ बात कर रहे हैं क्या, एवरेज रेनफॉल। यानी कि क्या हुआ, अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द एंटायर एरिया, ओके, यहाँ पे एक रेन गेज है, यहाँ पे रेन गेज है, यहाँ पे रेन गेज है, यहाँ पे रेन गेज है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक, 4 रेन गेज इंस्टॉल्ड हैं। अब इस एरिया में
टोटल अगर मैं बारिश की बात करूं तो क्या होगा, समेशन ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। ओके, आपको क्या करना है, आपको अगर मैं कहूँ सबसे सिंपल मेथड यूज़ करो तो क्या यूज़ करोगे आप, इन सभी का रेनफॉल का आप एडिशन करो और इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रेन गेज। तो व्हाट विल हैपन, यू विल बी सिंपली फाइंडिंग आउट द एवरेज रेनफॉल, पी एवरेज। यही तो होगा एक एवरेज की बात अगर मैं करूँ। बट सिर्फ क्या यही मेथड है, देयर विल बी सम अदर फैक्टर्स विच विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंसिंग द एवरेज रेनफॉल वैल्यू। तो इसीलिए हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। लेट अस सी हियर, if a catchment contains more than one rain gauge station, then the average value of rainfall can be calculated by following methods. जिसमें पहला मेथड है आपका arithmetic mean method, second is Thiessen polygon method or the weighted area method, and third is the isohytal method. तो ये आपके पास तीन मेथड यहाँ पे mentioned है. Let us see one by one each and every method. Arithmetic mean method देखिए मैंने आपको अभी जब लास्ट में एक्सप्लेन किया तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था. Now let us see what is given here. It is a suitable method when the rainfall is uniformly distributed. यानी जो चार रेन गेजेस हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रेनफॉल हो रही है. एंड सेकंड पॉइंट, एरिया इज नॉट वेरी लार्ज. ओके, क्योंकि वेरिएशन, एरिया अगर बड़ा हो गया यानी क्या हुआ, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. यदि वेरिएशन ज़्यादा हो गया देन यू हैव टू अकोमोडेट डिफरेंट अदर फैक्टर्स. बट अगर वेरिएशन ज़्यादा नहीं है वो कब होगा, जब एरिया आपका कम होगा. इन दैट केस यू कैन सिंपली यूज द अरिथमेटिक मीन मेथड. Now see, if the rainfall values at n stations are P1, P2 till this Pn, then the average value is given by P average, that is P1 plus P2 plus P3 so on till this n, and you simply add all the rainfall values and divide by the number of rain gauge stations. Okay, number of stations there. Very important point, see here, in this method consider only those areas which are lying within the catchment. Okay, अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये अगर मैं इस कैचमेंट एरिया की बात करूँ, इस कैचमेंट एरिया की, इस अगर पूरे डायग्राम में बात करेंगे तो आपके पास 5 रेन गेज दिखाई दे रहे हैं. बट इसमें से जो नंबर 4 है, दिस वन, एंड नंबर 5, ये जो दो रेन गेज है ना, ये दोनों रेन गेज ये पिक्चर में नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि कैचमेंट एरिया के अंदर नहीं लाई करते हैं. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस अरिथमेटिक मीन मेथड, तो वहाँ पे आप कैसे इस पी एवरेज की अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो आप कैसे निकालेंगे, इट विल बी गिवन एज P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन 3. ओके, ये 4th और 5th वाला है ना, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है. वाई, बिकॉज इट इज नॉट लाइंग इनसाइड द कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना है. बट अगर हम बाकी मेथड्स की बात करेंगे ना, थीसन पॉलीगन मेथड या फिर उसके बाद एक और मेथड हम बात करेंगे, तो उनमें क्या होगा, उनमें यू विल बी टेकिंग द एंटायर डेटा दैट हैज बीन गिवन टू यू. यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 की बात हमने यहाँ पे करी, दोज स्टेशंस विच आर लाइंग विद इन द कैचमेंट एरिया. नेक्स्ट इज द थीसन पॉलीगन मेथड और वेटेड एरिया मेथड भी बोलते हैं इसको. बताऊंगा क्यों बोलते हैं वेटेड एरिया मेथड. फर्स्ट लुक एट द पॉइंट्स हियर. इट इज अ सूटेबल मेथड व्हेन द एरिया इज लार्ज. यानी कहने की बात क्या हुई, वेरिएशन ज़्यादा है रेनफॉल में. कहीं पे वेरिएशन 80, लेट से रेनफॉल अगर 80 सेंटीमीटर है तो कहीं और पे 110 है या फिर 150 है ना, तो वेरिएशन इज लार्ज. And rainfall varies from place to place. Okay, here the rainfall data at every station is given, weightage on the basis of area close to the station. Okay, तो let's say अगर कोई rainfall है, okay, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ A है ना, तो यहाँ पे rainfall है कुछ P है, तो ये कुछ जोन ये अफेक्ट कर रहा होगा. ओके, इतने जोन में इतनी बारिश हो रही होगी, है ना, तो ये PA करस्पॉन्ड किसको करेगा, PA करस्पॉन्ड करेगा दिस A1 एरिया को. ओके, अगर मैं दूसरे जोन की बात करूं, लेट्स से यहाँ की बात कर देता हूँ, ठीक, तो दिस सेकेंड रेन गेज, ओके, लेट्स से PB विल बी व्हाट करस्पॉन्डिंग टू द एरिया A2. ठीक, तो ये एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आप खुद सोचिए, अगर ये एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं A की, तो ये कुछ एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट जब हमने प्रीवियस मेथड की बात करी वहाँ पे ऐसा नहीं था. Okay, so here the rainfall data at every station is given weightage on the basis of the area close to the station. Now let us see here this thing here, that this one P1 correspond करेगा A1 एरिया को, P2 correspond करेगा A2 एरिया को, and so on. हर रेनफॉल किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया को करस्पॉन्ड कर रही है. ओके, सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, यू विल बी सिंपली व्हाट P1 इंटू A1, P2 इंटू A2. ये वेटेज एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं.
क्या कि P1 का ये जो रिलेशन है वो A1 के साथ है, P2 का जो रिलेशन है वो A2 के साथ है. Okay, so in this case P1 into A1 plus P2 into A2, you will be simply adding all these areas and the rainfall multiplication upon the total number of areas, है ना. total number of area क्या हो जाएगा, the entire area. अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो क्या कर दूंगा मैं इसको, अगर मैं इसको लिखता हूँ ये टोटल एरिया A है, अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिखूँगा, P1 इंटू A1 बाई ए प्लस P2 इंटू A2 बाई ए प्लस P3 इंटू A3 बाई ए एंड सो ऑन. तो जो ये A1 बाई ए है, A2 बाई ए है, दीज आर व्हाट, वेटेज फैक्टर्स. और अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो क्या ऐड करूँगा मैं इनको, A1 बाई ए प्लस A2 बाई ए प्लस सो ऑन टिल AN बाई ए. तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा, कुछ इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस AN. और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, व्हाट इज दिस, इट इज़ नथिंग बट द टोटल एरिया. So you can say that if you add all these weightage factors, तो इन सभी का अगर आप सिग्मा लेते हैं, this comes out to be equal to 1. Okay, this is one thing that you can see here. Now this is the entire procedure, which is this Thiessen polygon method procedure is there, जहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव एरिया निकालना पड़ता है. ओके, अगर मैं बात करूँ तो अगर ये एरिया है, ठीक, तो अगर मैं बात करूँ कि ये एक रेन गेज है, एक ये है, तो ये एक रेन गेज, दिस पर्टिकुलर रेन गेज, इसका एरिया ये होगा या फिर इसका एरिया कुछ ये होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, यही ये मेथड आपको यहाँ पे बताता है. Okay, so this method we will be discussing in the next class. We will be discussing the entire procedure for formation of the areas that you can correspond to that particular rainfall. यानी कि जो अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 का जो एरिया जो करस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या होगा, P2 का जो एरिया करस्पॉन्ड कर रहा होगा A2 वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू फॉर टुडे. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास.